हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार वाला चैप्टर। और ये ऐसा चैप्टर है जिसने आपको हमेशा से रुलाया है, हमेशा से परेशान किया है, बट आज के बाद नहीं। आपको इतने अच्छे से आ जाएगा, ये एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा और आपको अभी तक का सबसे आसान चैप्टर लगने वाला है। बिना मतलब में डरते थे आप लोग, अब नहीं। तो चलो शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ आज का धांसू वाला चैप्टर। नई शुरुआत पूरे नए जोश के साथ, और आज हम सीखेंगे बहुत अच्छे से इक्विलिब्रियम। तो भाई आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा सर गुड मॉर्निंग, आज मॉर्निंग में कैसे आ गए जल्दी जल्दी। हाँ, सुबह सुबह आ गए आप। तो बेटा बता दूं, आज थोड़ा सा चेंजेस हुआ। आयुष सर को कुछ मतलब घर पे अर्जेंट काम था, तो मुझसे बोला गया कि यस, तो ऐसा ऐसा हो जाता है बेटा, इंसान ही है हम टीचर लोग, है ना। तो कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, बट बच्चे की उतनी पढ़ाई होनी चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो इसीलिए मैं पहले आ गया। मेरी क्लास, मैंने सर की क्लास ले ली, सर मेरी वाली क्लास ले लेंगे। तो चलो, तो इसी के साथ तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो सारे लोग आ चुके हैं, तो पढ़ाई शुरू की जाए। जबरदस्त 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 भाई। तो चलो पढ़ाई शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? बहुत बढ़िया। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो भाई शुरू किया जाए। आज इक्विलिब्रियम में बहुत मजेदार चैप्टर है। और मुझे ईमानदारी से पहले सारे बच्चे बताओ, मुझे हमने अभी पिछली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया। आप बताओ, आपसे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन अगर अब आपने पीवाईक्यू ट्राई किए होंगे या और कर रहे हो, अब कॉन्फिडेंस आया नहीं आया बेटा थर्मोडायनेमिक्स में? अंगूठा दे के बता दो मेरे को यहां पर, अगर आपको अब थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्फिडेंस आ गया। आपको थर्मो बहुत मुश्किल लगता था, आपको वर्क निकालने नहीं आते थे पहले, अब तुम चुटकियों में वर्क निकाल दे रहे हो मेरे बेटा। तो ईमानदारी से बता दो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मेरी फर्स्ट क्लास है तो भैया फर्स्ट क्यों है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो मेरे बच्चों ने बोल दिया है कि यस सर थर्मोडायनेमिक्स अब सब अच्छे से आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो देख, ऐसे ही धीरे धीरे करके ना सारे चैप्टर बिल्कुल परफेक्ट हो जाने हैं मेरे बेटा, है ना। एंड यू विल फील लाइक कि बस मजा आ गया। ऐसे इक्विलिब्रियम तू बिना मतलब में डरता था, तो देखियो इक्विलिब्रियम की एक एक बात समझ में आएगी, एक एक वेराइटी। देख होता क्या है ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट को समझना। एक बार जब कंसेप्ट समझ में आ जाता है ना, हाँ देखो एक बच्चे कह रहे हैं सर पीवाईक्यूज भी हो गए सर सारे। बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो भाई बहुत बहुत बढ़िया। चलो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और देखना, ये तो एक चीज बेटा ध्यान रखना, आप कोई भी इससे क्वेश्चन करते हो तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो शुरुआत में बेटा कुछ कुछ जगह अटकोगे, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो वो जैसे तू आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका उसको करने की जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ती जाती है। बट ये कि उसमें भिड़े रहना है, लगे रहना है अपन लोगों को। बहुत बढ़िया। तो चलो फिर इसी के साथ शुरू किया जाए हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो चलो इक्विलिब्रियम करते हैं। सब लोग अब दिल थाम के बैठना। ओके चलो शुरू करें। आर यू गाइज रेडी? और हाँ, मैं एक चीज और कह रहा था, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर इरिवर्सिबल, जैसे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वाला वर्क का आपने फॉर्मूला नहीं कराया, तो मैं उसको क्या करता हूं, ठीक है, जब आपका प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा थर्मोडायनेमिक्स का, जल्दी कराऊंगा, एक दो दिन के अंदर आपका प्रैक्टिस सेशन शाम वाला जो मैंने प्रॉमिस किया था वो आपका आ जाएगा। तो वहां पे मैं इरिवर्सिबल से आते नहीं है क्वेश्चन, फिर भी मैं उस पर क्वेश्चन कर रहे आपको सिखा दूंगा इरिवर्सिबल में कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी एक सिंगल लार्ज स्टेप होता है, वो सीधा सीधा फॉर्मूला निकलता है बेटा उसका, ठीक है ना। तो वो भी मैं करा दूंगा, वो एक दो क्वेश्चन कराते तो लगे हाँ इरिवर्सिबल भी सर तो वहां टुच्चा है, ठीक है। तो चलो भाई पढ़ाई शुरू करें इक्विलिब्रियम की। आर यू गाइस रेडी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब सब सुन, चिंता मत करना बेटा, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम हो या आयोनिक इक्विलिब्रियम हो, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। सारा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान लगने जा रहा है। तो चलो शुरू करें। यस मेरे बेटा जी शुरू किया जाए। अब आ जाओ।
तो भाई सबसे पहले आज की क्लास में क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन करेंगे। किसका इंट्रोडक्शन करेंगे, हम केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको हम जानेंगे। फिर अपन जानेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। एक एक चीज को समझता चलियो मेरे बेटा, मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे फिर, ठीक है ना। हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। और मैं बता रहा हूं आज की क्लास से ना तेरे 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। आज जो हम सीखेंगे इससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये डिटेल में जानेंगे। और मेरे बेटा इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हाथों हाथ अपन प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो अब अगर मेरे सारे बच्चे बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है ये जानने के लिए अगर तैयार हैं, तो जल्दी से मुझे आप यहां पे क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो ताकि अपन लोग पढ़ाई शुरू कर लें मेरे बेटा। हाँ, और अब मैं एक चीज देख रहा हूं, 1-2 बच्चे लिख रहे हैं कैलोरीमेट्री। मेरे बेटा कैलोरीमेट्री कुछ अलग से कोई टॉपिक नहीं होता, ठीक है ना। मैं आपको क्या जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा ना उसमें तू खुद दे बोलेगा हाँ सर ये तो आता है सर, बस नाम नहीं लिखा मैंने कैलोरीमेट्री, बट देख मैं क्वेश्चन कराऊंगा तू कहेगा हाँ सर आता है, तो आपने कंसेप्ट में सिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि भाई कैलोरीमेट्री नाम है और मैं नाम लिखूं तो तभी तेरे को वो आ रहा है, बिना उसके भी आएगा। तू देख मैं थर्मोडायनेमिक्स का जब प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा ना, तू कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन ना तू कर लेगा और तू कहेगा हाँ सर ये तो हमें आता था बस मैंने वो नाम नहीं लिखा है वहां कैलोरीमेट्री, आपको कंसेप्ट बताते हुए, ठीक है ना। हाँ, तो हीट ऑफ कंबशन जो मैंने कराया था ना उसी में कैलोरीमेट्री कवर्ड है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने आप हाँ सर ये तो आता है अपन को, ठीक है ना, कोई अलग चीज नहीं होती कैलोरीमेट्री। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। हाँ, ये मैं बता रहा हूं सब लोगों को, अब सुनते जाएंगे, सारे लोग सुनते जाएंगे। आपका इसके लिए और कोई चैप्टर आने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, बट फिर भी मैं बार बार बोलूंगा मोल कॉन्सेप्ट तो बेटा पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का पप्पा होता है ना। तो अगर किसी ने मान लो पहला ही लेक्चर इक्विलिब्रियम से देखना शुरू किया है तो बेटा आपका मोल कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए ना, उसके बिना तो फिजिकल का कुछ भी नहीं हो सकता है कि नहीं। हाँ, तो चलो शुरू करें सब लोग। अब दिल थाम के देखना मेरे बेटा जी, तो शुरू किया जाए, दिल थाम के देखना। हाँ, अब सुनो, तो भाई केमिकल इक्विलिब्रियम अपन कराने जा रहे हैं। बच्चे के मन में सबसे पहला क्वेश्चन उठ रहा है सर होता क्या है। मैं चैट बंद कर देता हूं, अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, ठीक है सर। तो सबसे पहला प्रश्न बच्चे के मन में उठ रहा है, सर क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। सर यही बताओ ना, हमें इक्विलिब्रियम का ही फंडा नहीं पता। तो चल अब मैं बताता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, बट उससे पहले कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे। पहले उन बेसिक्स को बेटा बहुत ध्यान से समझना, फिर इक्विलिब्रियम 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बिल्कुल ABCD से पढ़ाऊंगा, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता है ना, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। चलो आओ, तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे को यही बताता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये बाद में समझेंगे, पहले ये बेसिक समझने जरूरी हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब इसको बेटा जी बहुत ध्यान से सुनते जाना, ठीक है सर। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, तो सुनो बेटा, मैं एक बर्तन लाया आपके घर से, ठीक है सर, ले लो बर्तन। उस बर्तन में मैंने कुछ केमिकल स्पीसीज डाली, मान ले मैंने A2 गैस डाल दी, उसी बर्तन में मैंने B2 गैस डाल दी। ओके सर जी, अब आप मुझे बताओ ये जो A2 गैस और B2 गैस के जो पार्टिकल है ये रुके रहेंगे या चलते रहेंगे, जल्दी बता, ये रुके रहेंगे या चलते रहेंगे। अरे चलते रहेंगे। हाँ सर, ये रैंडमली चलेंगे बर्तन में और रैंडमली चलते चलते आपस में टकराएंगे ना। हाँ सर, आपस में टकरा सकते हैं। तो बेटा जी जब ये आपस में टकराते हैं, ठीक है, जब ये आपस में टकराते हैं A2 और B2, तो ये कुछ एनर्जीज का एक्सचेंज करते हैं। ये कुछ अपनी एनर्जी इसको देगा, ये कुछ अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। हाँ सर, A2 में सर AA के बीच में बॉन्ड था, B2 में BB के बीच में बॉन्ड था। बिल्कुल सर, AA के बीच में BB के, अब ये आपस में टकराए, एनर्जीज का आदान प्रदान हुआ। और आपको पता है बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उस एनर्जी के एक्सचेंज से
मेरे बेटा एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटने लगते हैं। इसको कुछ एनर्जी मिली, इसको कुछ एनर्जी, तो बेटा एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटने लगते हैं। और जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। अरे वही वाली बात है, अगर नई शादी करनी है तो पुरानी वाली से डिवोर्स लेना पड़ेगा। हाँ, तो वही बात है। तो भाई आपने कुछ केमिकल स्पीसीज ली बर्तन में, रैंडमली चलते चलते आपस में टकराएंगी ही टकराएंगी, आपस में टकराएंगी, उससे एनर्जीज का एक्सचेंज होगा, एनर्जी के आदान प्रदान से एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो ले ए और बी के बीच में बॉन्ड टूटने लगते हैं, तो ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बनने लगता है। तो ले एक नई प्रकार की केमिकल स्पीसीज बन गई मेरे बेटा। हाँ सर, बिल्कुल। तो इसी पूरी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, मुंह तोड़ जवाब देगा ना। तो सुन, केमिकल रिएक्शन में जो आप केमिकल स्पीसीज शुरू में लेते हो, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नई केमिकल स्पीसीज बनती हैं इनको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ओके सर, बिल्कुल सर, आत्मा तृप्त हो गई सर जी। तो केमिकल रिएक्शन इस पूरी प्रक्रिया को बोल रहे हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्रकार की केमिकल स्पीसीज किसी नए प्रकार की दूसरे प्रकार की केमिकल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। बोल यहां तक समझ में आया तो मेरा बेटा मुस्कुरा के दिखा देगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक प्रकार की केमिकल स्पीसीज किसी दूसरे प्रकार की केमिकल स्पीसीज में कन्वर्ट होती हैं। ओके, मतलब कह सकते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये कन्वर्जन हो कैसे रहा है? रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, टकराना बहुत जरूरी है, बिना टकराए प्रोडक्ट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जब रिएक्टेंट टकराते हैं तो उसी से एनर्जीज का आदान प्रदान होता है, और एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो टकराने से क्या होता है? एनर्जीज का एक्सचेंज, उससे एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटते हैं। जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। हाँ सर, हाँ। बोल यहां तक समझ में आ गया मेरे बेटा जी को? आहा, ये चटवा रुक क्यों गई? तो चलो भाई, तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ABCD से, ठीक है। हाँ, तो ये चटवा का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भैया? हाँ, ओके ओके ओके, अभी आ जाएगा। अच्छा, अब सारे लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है भाई? ओके सर, इसको मैं अभी हटाता हूं। हाँ, अब शायद इधर आ जाएगा ऑप्शन। चलो ठीक है। तो भाई हमें केमिकल रिएक्शन, भाई सब चैट देख लेना, हो जाए ऑन। हाँ, तो भाई केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है। हाँ, तो लिख लो इसको। मैं बिल्कुल ABCD से पढ़ा रहा हूं, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ओके, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one type of chemical species is a process in which one type of chemical species gets converted to one type of chemical species gets converted to another type of chemical species, another type of केमिकल स्पीसीज। ओके सर, और ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है? बेटा कॉलिजन होना बहुत जरूरी है। अगर कॉलिजन नहीं होएगा तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड कैसे टूटेंगे? तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ने के लिए ही कॉलिजन जरूरी। तो आज के बाद ध्यान रखना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट। कॉलिजन होना जरूरी है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट्स। जो हिंदी में सीखा था अंग्रेजी में लिख लिया। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट्स।
कॉलिजन बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताओ अगली चीज, अब आपने सोच के बतानी है, मैंने नहीं बतानी, मेरे बच्चे ने बतानी है। ओके सर जी, क्या बताएं सर? ठीक है, हाँ अब आप मुझे बता दो पूरे रिएक्शन के दौरान, ठीक है, शुरू में आपने रिएक्टेंट लिए, ठीक है सर, अब बेटा ये आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट देंगे। पूरे रिएक्शन के दौरान जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, आपको केवल क्या चेंज होता हुआ दिखेगा? जल्दी बता, केवल क्या चेंज होता हुआ दिखेगा? अजी कंसंट्रेशन। विद टाइम रिएक्टेंट की मात्रा घटती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। हाँ सर, ये आपस में टकरा के खत्म होते जा रहे हैं और ये बनता जा रहा है। तो कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड करता है आगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, हमको एक ही चीज चेंज होती हुई दिखती है और वो है कंसंट्रेशन। विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ओके सर, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। एज टाइम प्रोग्रेसेस या एज रिएक्शन प्रोसीड्स, ओके, एज टाइम प्रोग्रेसेस concentration of reactants decreases, concentration of reactants decreases and concentration of products increases। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, पूरी स्लाइड आत्मा में घुस गई, एक एक स्टेटमेंट बिल्कुल आत्मा में घुसी हुई है। पूरी स्लाइड अपन लोग बेटा समराइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी तक। पहली चीज, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्रकार की केमिकल स्पीसीज किसी दूसरे प्रकार की केमिकल स्पीसीज में कन्वर्ट होती है। ये कन्वर्जन कैसे होता है? ये कन्वर्जन होता है कॉलिजन की वजह से। रिएक्टेंट को आपस में टकराना ही पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे तो एनर्जीज का आदान प्रदान होगा, उस एनर्जी से ही एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे, और अगर एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। है, तुम नया बॉन्ड बनाने का प्रयास कर रहे हो और पुराना अगर नहीं तोड़ा, और है ना, पुराना बनाए रखा और नया बनाने का प्रयास करोगे, बेटा जिंदगी में दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए पुराना एग्जिस्टिंग बॉन्ड इन्हें तोड़ना पड़ता है, तभी इनका नया बॉन्ड मेरे बेटा बनता है। तो कॉलिजन बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, अपन को एक ही चीज चेंज होती हुई दिख रही है किसी भी रिएक्शन में। रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटती है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती है। तो बस इसको यहां तक, अब इसी चीज को कि विद टाइम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घट रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी चीज को इन्होंने एक फैक्टर से रिप्रेजेंट किया और उसी को बोला रेट ऑफ रिएक्शन। है रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या बीमारी है सर? अजी रेट का मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके सर, तो हमें दिख रहा है कि विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है। तो इसी को कि विद टाइम कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है या प्रोडक्ट की कितनी बढ़ रही है, इसी को इन्होंने दिखाया एक नए फैक्टर से, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ओके सर, तो सर ये क्या दिखाता है? पिछली स्लाइड पूरी तेरी आत्मा में घुस चुकी है, एक एक स्टेटमेंट सब कुछ यहीं छप जाएगा, बस तू यहां ध्यान से सुनता जा। ओके सर, रिएक्शन मान लो सर ये है सर, A2 गैस प्लस B2 गैस गिविंग 2AB। तो भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है सर, क्या बीमारी है? रेट ऑफ रिएक्शन ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमें पता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन यही दिखाता है कि कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल स्पीड ऑफ रिएक्शन, इट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब है कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल स्पीड ऑफ रिएक्शन विद विच रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड, रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ओ बहुत बढ़िया मेरे बेटा। चलो, तो मेरे बेटा जी को यहां तक, अब इसको दिखाते कैसे हैं समझ। अब
भाई विद टाइम तेरे को क्या चेंज होता हुआ दिख रहा है? केवल कंसंट्रेशन विद टाइम। रिएक्टेंट की घट रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है। तो रिएक्शन की स्पीड दिखाने के लिए कि कितनी तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ले ले या कोई भी एक प्रोडक्ट ले ले, उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, नीचे में टाइम टेकन। बेटा रेट का मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके सर, बहुत बढ़िया सर जी। बोल ये वाली स्लाइड भी आत्मा में घुस गई? जल्दी बोल दे। बस आपको इतना इसमें पता होना चाहिए और कुछ नहीं जानना आपको। बाकी केमिकल काइनेटिक्स में बहुत डिटेल में आता है ये, बस इसमें पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अभी तक क्या क्या पढ़ा आप फिर से 2 मिनट समराइज करते हैं मिलके। बिल्कुल एबीसीडी से पढ़ा रहा हूं। देख इक्विलिब्रियम तभी समझ में आएगा अच्छे से जब ये बेसिक तेरी आत्मा में घुसा हुआ होगा। हमने सबसे पहले सीखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक प्रकार की केमिकल स्पीसीज किसी दूसरे प्रकार की केमिकल स्पीसीज में कन्वर्ट होती है। ये कैसे होता है कन्वर्जन? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना पड़ेगा, उससे एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड बनेंगे। तो कॉलिजन बहुत जरूरी है। रिएक्टेंट आपस में टकरा के ही प्रोडक्ट देते हैं। फिर विद टाइम हमको सिर्फ एक ही चीज चेंज होती हुई दिखती है, कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम घटती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ती है। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि विद टाइम कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसी मतलब कितनी तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, इन्होंने एक नया फैक्टर दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये दिखाता है कि कितनी तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। ओके, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई कोई भी एक रिएक्टेंट ले ले या कोई भी प्रोडक्ट, उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके सर, समझ में आ गया यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है तो सारे बच्चे मेरे को क्या करो ना, अंगूठे दे दो। अब क्योंकि असली चीज आने वाली है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं बेटा दमदार वाली चीज, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करें। बहुत बढ़िया, सुनो अब। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, क्योंकि अब मैं कराने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त चीज। पहली चीज है इस टॉपिक की बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन। है ये क्या होता है सर? अब सुनता चलियो। ये 2 साइंटिस्टों ने मिलके दिया था, एक का नाम था गुलबर्ग, एक का नाम था वागे। ये दोनों बहुत सुंदर साइंटिस्ट थे। किसके जैसे? अरे आपके जैसे। देख खुश हो गए, अरे वाह सर जी ने हमें सुंदर बोल दिया। तो भाई ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है ना? अब इसको ध्यान से देखना। केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसी थोड़ी समझ में आ जाएगा, उसके पीछे के सारे बेसिक परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब आ जा। बट जब इस सब के बाद जब समझ में आएगा ना केमिकल इक्विलिब्रियम, तेरी आत्मा में घुस जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान से समझियो मेरे बेटा। तो भाई लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, मैं इसको भी रटवाऊंगा नहीं, अभी आपसे पूछूंगा और आप ही इसको बताओगे क्या होता है। मान ले मैंने एक बर्तन में रिएक्टेंट ले लिए। ओके, कुछ केमिकल स्पीसीज ले ली, A2 और B2। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सर, पक्का। और मेरे बेटा मान ले ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, 2AB। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। एक बर्तन है, हाँ फिक्स वॉल्यूम का बर्तन है, उसमें एक बार अब मैंने क्या किया, शुरू में दिल थाम के बैठियो, शुरू में इसके 10 पार्टिकल लिए A2 के। अब आपने बताना है इसके भी 10 पार्टिकल लिए। तो बेटा ये पार्टिकल 10-10 पार्टिकल है बर्तन में A2 और B2 के, ये रैंडमली चलेंगे और बेटा चलते चलते आपस में टकराएंगे। तो बर्तन में पर यूनिट टाइम या पर सेकंड कुछ कॉलिजन हो रहे होंगे ना A2 और B2 में। भाई हो सकता है 1 सेकंड में 2 कॉलिजन हुए हों, हो सकता है A2 और B2 में 1 सेकंड में 4 कॉलिजन हुए हों, हो सकता है 5 कॉलिजन हुए हों, हो सकता है 6 कॉलिजन हुए हों, मैक्सिमम 10 कॉलिजन हो सकते हैं 1 सेकंड में। हाँ, A2 और B2 में। एब्सोल्युटली राइट सर। तो भाई 1 सेकंड में कुछ कॉलिजन हुए होंगे, तो कॉलिजन होते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो 1 सेकंड में कुछ कॉलिजन हुए होंगे A2 और B2 में, तो 1 सेकंड में कुछ प्रोडक्ट बना होगा।
ओके सर, बिल्कुल सर। तो अभी कुछ रेट ऑफ रिएक्शन होगा। हाँ सर, एक सेकंड में कुछ A2 B2 AB में कन्वर्ट हुए होंगे, डिपेंडिंग अपॉन एक सेकंड में कितने कॉलिजन हुए हैं, क्योंकि कॉलिजन होता है तभी प्रोडक्ट बनता है। ओके, अब मान ले, अब अगली बार सेम बर्तन में मैंने इसके 1 करोड़ पार्टिकल ले लिए A2 के। अब आप सोच के बताओगे, और B2 के भी 1 करोड़ पार्टिकल ले लिए। अब आप मुझे बताओ, एक सेकंड में ज्यादा कॉलिजन कब होंगे? जब 10-10 पार्टिकल थे बर्तन में, या A2 और B2 के जब 1 करोड़ पार्टिकल है सेम बर्तन में, एक सेकंड में ज्यादा कॉलिजन कब होंगे? आपने बताना है मुझे चैट में। भाई पहले एक बार मैंने बर्तन में 10 A2 के पार्टिकल लिए, 10 B2 के पार्टिकल लिए, तो कुछ एक सेकंड में कॉलिजन हुए होंगे, एक सेकंड में कुछ प्रोडक्ट बना होगा, कुछ रेट ऑफ रिएक्शन होगा। फिर अगली बार मैंने क्या किया, इसी बर्तन में 1 करोड़ A2 के पार्टिकल ले लिए, 1 करोड़ B2 के पार्टिकल, तो एक सेकंड में कुछ कॉलिजन हुए होंगे, तो एक सेकंड में कुछ प्रोडक्ट। तो बता, पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में ज्यादा कॉलिजन किस केस में होंगे? अरे जब बर्तन में 1 करोड़ पार्टिकल है तो ज्यादा कॉलिजन हुए होंगे ना। और अगर एक सेकंड में ज्यादा कॉलिजन हो रहे हैं तो एक सेकंड में ज्यादा प्रोडक्ट बना होगा। अगर एक सेकंड में ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ रही है पर यूनिट टाइम, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। इसका मतलब मेरे बेटा यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है कि किसी भी समय का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी भी इंस्टेंट पर, तो उस इंस्टेंट पर कॉलिजन पर यूनिट टाइम ज्यादा हो रहे हैं। अगर कॉलिजन पर यूनिट टाइम ज्यादा होंगे तो पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ज्यादा बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो यही कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। कितना आसान है सर। किसी भी इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्ट। लॉजिकली सोच लेना, अगर बर्तन में A2 B2 की मात्रा भी ज्यादा है तो पर यूनिट टाइम कॉलिजन ज्यादा होंगे, पर यूनिट टाइम कॉलिजन ज्यादा तो पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो मतलब रिएक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो यही कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी भी इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसी इंस्टेंट पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। ओके सर, बहुत बढ़िया, बट है ना, तो बिल्कुल। एंड फिर इसने एक और देखा एक्सपेरिमेंटली, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस इक्वेशन। समझ बेटा, आगे जो संख्याएं होती हैं किसी भी बैलेंस इक्वेशन में उनको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके सर, तो इन्होंने देखा इन कंसंट्रेशन की पावर ये संख्याएं भी बनती हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, क्योंकि यहां तो 1 1 था, हाँ तो पावर 1 1 गई। तो ले, जब भी मेरे तो, और एक चीज ध्यान रखियो मेरे बेटा, ये जिस इंस्टेंट पर, जिस क्षण पर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसी क्षण की है, उसी इंस्टेंट की है मेरे बेटा। क्योंकि अभी कितना रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा अभी कितने कॉलिजन हो रहे हैं, अभी कितने कॉलिजन हो रहे हैं वो डिपेंड करेगा अभी रिएक्टेंट की मात्रा कितनी है। रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा होगी किसी इंस्टेंट पर तो कॉलिजन पर यूनिट टाइम ज्यादा हो रहे होंगे उसी इंस्टेंट पे, तो उसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन। तो मतलब जिस समय जिस इंस्टेंट पे रेट निकाल रहे हो ये कंसंट्रेशन उसी समय की होनी चाहिए। ओके सर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है हमेशा, यहां पे उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अरे वाह सर, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन। ओके सर, बिल्कुल। और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है तो पावर 1 1। ध्यान रखियो, अब जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में घुसा ले रे पगलू। यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। और देख, कोई रटने वाली बात नहीं है, तूने अपने से प्रूव कर दिया मेरे बच्चे। हाँ सर, हाँ, लॉजिकल था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है मेरे बेटा
किसी भी समय किसी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी समय की रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। लॉजिकल है, अगर रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा होगी पर यूनिट टाइम कोलिजन ज्यादा, पर यूनिट टाइम कोलिजन ज्यादा तो पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा, पर यूनिट टाइम अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। सही बात है, मतलब उतनी तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। आ गया समझ में? हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया। अब चल इसका एक और बता। सुन सुन सुन, अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो तू समझा है, मान ले रिएक्शन ये है, A मोल्स ऑफ A गैस प्लस B मोल्स ऑफ B गैस दे रहा है C मोल्स ऑफ C गैस। ओके सर, अब मैं आपसे कहता हूं लॉ ऑफ मास एक्शन लिख। कैसे लिखेगा? किसी भी समय इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट तो ए और बी है, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। अरे वाह सर वाह, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कि उसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ओके सर, ओ बहुत बढ़िया। तो ले इस रिएक्शन का तूने लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दिया। अब किसी भी रिएक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन लिख देगा, नहीं लिखेगा? चल अब इसका बताइयो, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। ये एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3, बैलेंस होने चाहिए। ओके सर, 2NH3 गैस। अब मैं कह रहा हूं इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिख। क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन? किसी भी समय इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इज इक्वल टू इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ध्यान रख, रेट कांस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होता है। ओके ओके, अभी और बताएंगे इसके बारे में। एंड है ना, किसी भी समय का रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ओ बहुत बढ़िया, रिएक्टेंट तो N2 और H2 है, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बनते हैं। वाह सर वाह, बिल्कुल लॉ ऑफ मास एक्शन लिख लेंगे सर। अब किसी भी रिएक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन लिख सकते हैं सर, स्टोइशियोमेट्रिक। बोल आ गया समझ में? शाबाश मेरे बेटा, अब सुनता जा। इसी को मैं अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। और ध्यान रख, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और जीवन भर याद रखना, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। इट नेवर चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर। अभी आगे और कैरेक्टरिस्टिक कराऊंगा, बस अभी ध्यान रखना किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है बेटा। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी, बट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। अब इसी को अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। हाँ सुनता जा। लॉ ऑफ मास एक्शन, इट स्टेट्स दैट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पर, रेट ऑफ अ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, रेट ऑफ अ रिएक्शन is directly proportional to active masses of reactant। हैं? क्या बात कर रहे हो सर? बेटा हमने तो बोला था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बट मेरे बच्चे इसने कंसंट्रेशन ना बोल के बोला था एक्टिव मास। बट एज ऑफ नाउ, अब तेरे को कंफ्यूजन सर क्या होता है एक्टिव मास, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ तेरे को याद रखना है, ये जहां भी एक्टिव मास बोले तो एज ऑफ नाउ तुझे उसको मोलर कंसंट्रेशन मानना है। जहां भी ये एक्टिव मास क्या होता है वो डिटेल में करेंगे, आगे आएगा अभी, ठीक है। बट जहां भी ये एक्टिव मास बोले तो समझ जा मोलर कंसंट्रेशन आपको मानना है उसको। तो कह सकते हैं इट स्टेट्स दैट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पर, rate of reaction is directly proportional to active masses of reactant। एक्टिव मास मतलब मैं बोल तो रहा हूं, जहां भी एक्टिव मास बोले एज ऑफ नाउ उसको तू मोलर कंसंट्रेशन समझ। ओके, होता क्या एक्टिव मास ये आगे आएगा फुल डिटेल के अंदर। ओके सर, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू
each raised to the power equal to respective stoichiometric coefficient. ओके सर, बहुत बढ़िया। मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे बेटा, इसने एक्टिव मासेस यूज किया था कि किसी भी समय पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। बट तेरे को एज ऑफ नाउ जहां भी एक्टिव मास बोले किताब में उसको तू मोलर कंसेंट्रेशन मान, बहुत डिटेल में। हाँ ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? शाबाश मेरे बेटा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आ गया। किसी भी रिएक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेगा। चल मैं एक और दे रहा हूं, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। किसी भी रिएक्शन का तेरे को आना चाहिए। चल बता 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 बता। 2a प्लस प्लस 3b गिविंग c। चल इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिख। लॉ ऑफ मास एक्शन लिख के बता जल्दी से। हाँ तुम देख रहे हो मेरे बेटा, देख अभी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, बट मेरे बेटा जी है ना, कुछ बच्चे तुम देख रहे हो, ये 10-15 बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ लगातार इनकी चैट रुक नहीं रही है। वो लगे हुए हैं, कोई कुछ बात कर रहा है। वो होते हैं, देख जैसे नॉर्मल तुमने अपने स्कूल में भी देखा होगा ऑफलाइन क्लास में कि मेजॉरिटी बच्चे तो सुन रहे होते हैं, हाँ क्या पढ़ाई चल रही है, अच्छे से कर भी रहे होते हैं, बट पीछे कुछ बैक बेंचर होते हैं। हाँ 2-4 पीछे होते हैं ना क्लास में। हाँ तो ये वही बैक बेंचर है हमारे। क्लास चल रही है, क्लास नहीं सुननी होती इन्हें अपनी बातों में लगे रहना होता है ना। चलो भाई, तो बड़ा आसान है। किसी भी समय रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इज इक्वल टू इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। जिस समय रेट निकाल रहे हैं उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी है। ओके है ना। एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू रेस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, पावर 2 हो गई, बी का 3 था, तो ले किसी भी समय इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम इससे दे सकते हैं। वो बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल आत्मा में समा गया सर। और ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस समय ये रेट निकाल रहे हो ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की उसी समय की होनी चाहिए, क्योंकि अभी कितना रेट है वो डिपेंड करेगा अभी कितने कॉलिजन हो रहे हैं, और अभी कितने कॉलिजन हो रहे हैं वो डिपेंड करेगा अभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। सच्ची बोल, समझ में आ गया भाई? अभी कितना रेट है वो डिपेंड करेगा अभी कितने कॉलिजन है, अभी कितने कॉलिजन हो रहे हैं वो डिपेंड करेगा अभी कितना कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। हाँ सर, तो जिस समय रेट निकालते हैं ये कंसंट्रेशन उसी समय की होती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, लॉ ऑफ मास एक्शन भी आ गया समझ में। अब सुनता जा मेरे बेटा, अब बस तू मुझे 2 मिनट और दे, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम तेरी आत्मा में घुस जाएगा सदैव सदैव के लिए। ओके सर। अब बेटा जी देखा गया है, सब लोग सुनते जाना। यहां तक सबको क्लियर हो गया? पक्का? हाँ ओके। ओ तौफिक ख्वाजा, क्या बात कर रहा है मेरे बेटा तौफिक? हाँ ना कर मेरे बेटा, इधर देख लेना, मेरी बातें सुनेगा और मुझसे बात करेगा तो ज्यादा मजा आएगा। इंस्टेड की यहां आपस में लगा हुआ है। तू चाहता क्या है, मैं चैट बंद करूं? नहीं करूंगा मैं चैट। तुम्हारे संस्कार देखने हैं मुझे कि पढ़ाई के अलावा कोई फालतू बातें ना करे। सनसनाते हुए बच्चे इधर देख ले। अब भाई सब लोग सुनते जाना। हाँ, अब मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं कि भैया जो रिएक्शन होते हैं ना, वो देखा गया है 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। किस आधार पे सर? मैं बताता हूं। कुछ रिएक्शंस में देखा गया है कि आपने शुरू में रिएक्टेंट डाले तो रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं और प्रोडक्ट देते हैं, तो लगातार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने जा रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन चले जा रहा है। बट कुछ रिएक्शंस में देखा गया है कि तूने शुरू में रिएक्टेंट लिए, ओके, ये आपस में टकराकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट जैसे ही प्रोडक्ट बनने लगता है, अब ये प्रोडक्ट भी
आपस में टकरा के वापस से रिएक्टेंट देने लग जाते हैं। अच्छा, हाँ ऐसा देखा गया है मेरे बेटा। ओके, तो ले भाई, अब देख यहां पे देख, एक बच्चा है वो पूछ रहा था, मुस्कान नाम की बच्ची है, कि कंसंट्रेशन मींस वेट क्या। हे मेरी बच्ची मुस्कान, मेरे बेटा लग रहा है आपने अभी पहले कोई लेक्चर आपने देखे ही नहीं है ना। मेरी बेटा कंसंट्रेशन का मतलब वेट नहीं होता मेरे बेटा। कंसंट्रेशन से समझते हैं जनरली मोल पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो चलो, तुम देख रहे हो भाई है? चलो भाई कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो सुनो, अब सब लोग दिल थाम के देखना। रिएक्शन दो प्रकार के देखे गए हैं इस आधार पर कि रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चल सकता है या दोनों डायरेक्शन में चल सकता है। दोनों डायरेक्शन में चलने का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर हाँ। तो इसी आधार पे हम कहते हैं कि रिएक्शन दो प्रकार के हैं, एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल, एक को बोलते हैं रिवर्सिबल। ओके सर, रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। बहुत ध्यान से देखना, इस आधार पे, किस आधार पे बता देता हूं, ध्यान से देख। एक को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ओके सर, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और कुछ रिएक्शंस जो हैं उनको देखा गया है रिवर्सिबल। हाँ, अब क्या फर्क है सर दोनों में? ओके चल बता देता हूं। इरिवर्सिबल वो होते हैं जो बेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एसिड, HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो बेटा इनको रिएक्ट करेगा एसिड बेस को, तो एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर, मेरे बेटा देखा गया है ये रिएक्शन केवल इसी डायरेक्शन में चलेंगे। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि तूने HCl और NaOH लिया ना पहले, तो ये आपस में टकरा के ये दे देते हैं, बट ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि ये प्रोडक्ट आपस में टकरा के वापस से ये दे। तो ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। ओके, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं केवल, है ना, प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, तो लगातार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है। तो इसमें एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा, जब ये यहीं जाए जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब HCl और NaOH खत्म हो जाएंगे। तो बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन 100% कंप्लीट होता है, मतलब रिएक्टेंट कोई ना कोई खत्म होगा ही होगा। हाँ, और अगर रिएक्टेंट खत्म हो गया तो हम कहते हैं रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया। ओके, तो दीज रिएक्शंस अंडरगो 100% कंप्लीशन। रिएक्शन 100% कंप्लीट होने का मतलब कोई ना कोई रिएक्टेंट पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार बेटा ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो कम होती जाएगी, एक टाइम आएगा कोई ना कोई खत्म हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया, हम कहते हैं रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया। अरे वाह सर वाह, अच्छा ठीक है भाई। और दुनिया में ध्यान रखना मेरे बेटा, बहुत कम रिएक्शन ही इरिवर्सिबल होते हैं, 0.001% रिएक्शन ही, और जिनमें आयंस इन्वॉल्व हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयंस, वो जनरली reaction involving ions are irreversible generally, not always। हाँ, reaction involving ions are irreversible generally। और उसके अलावा देख, तेरे को पता, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस वाले रिएक्शन आपके इरिवर्सिबल होते हैं। और एग्जांपल देख ले, कंबशन, अरे कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, कंबशन वाले, है ना, जिनमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं जनरली वो वाले, है ना, तो यही इरिवर्सिबल पाए गए हैं। बट दुनिया के 99.999% रिएक्शन मेरे बेटा रिवर्सिबल होते हैं। हाँ सर, दुनिया के 99.99% रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल क्या है सुन ले, रिवर्सिबल में क्या होता है,
तूने रिएक्टेंट डाला शुरू में बर्तन में, हाँ सर, तो रिएक्टेंट पहले टकरा, आपस में टकराए, प्रोडक्ट देते हैं, हाँ सर प्रोडक्ट दिया, बिल्कुल सर प्रोडक्ट दिया। अब जैसे ही ये प्रोडक्ट बनने लगे, ये भी आपस में टकराने लगते हैं और आपस में टकरा के वापस से रिएक्टेंट जनरेट करने लगते हैं। ओहो, अब क्योंकि ये फॉरवर्ड भी चल रहा था और बैक को पहले फॉरवर्ड गया, फिर साथ ही साथ जैसे ही ये प्रोडक्ट बना तो ये भी आपस में टकरा के वापस से रिएक्ट, तो ये बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल, और दुनिया के 99.99% रिएक्शन रिवर्सिबल है मेरे बेटा। ओहो, और रिवर्सिबल को ऐसे इस साइन से दिखाते हैं बेटा, मतलब आधा आगे आधा पीछे, इसका मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो बेटा जी, तो आज के बाद कोई पूछे व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन, reaction those reaction which proceed in both forward as well as both forward as well as backward direction, दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। ओके सर, अब सुनता जा मेरे बेटा, इसमें बता क्या ये 100% कंप्लीट होगा रिएक्शन? अरे रिएक्शन 100% कंप्लीट तब होता है जब रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाए, रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाए। इसमें कभी रिएक्टेंट पूरा खत्म नहीं होएगा, रिएक्टेंट खत्म नहीं होते रिवर्सिबल में कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बचा रह जाएगा। क्यों सर? सुन भाई, शुरू में N2 और H2 लिया है तूने, ये आपस में टकरा के अमोनिया देंगे, बट जैसे ही ये खत्म हो रहे हैं तो अमोनिया वापस से टकरा के वापस से इनको जनरेट कर दे रहा है। तो मेरे बेटा, रिएक्टेंट कभी भी 100% खत्म नहीं होते, दोनों रिएक्टेंट बचे रह जाएंगे मेरे बेटा। रिएक्टेंट्स आर नेवर आर नॉट 100% एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट माने खत्म होना, रिएक्टेंट पूरे खत्म नहीं होते, तो हम बोलते हैं तो रिएक्टेंट हमेशा ध्यान रख, रिवर्सिबल में कुछ ना कुछ बचा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा पूरा। ओके, तो हम बोलते हैं ये रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होते, डू नॉट अंडरगो 100% कंप्लीशन। ओके सर, तो ठीक है, समझ में आया। तो हमको इस चैप्टर में इरिवर्सिबल नहीं पढ़ना मेरे बेटा, हमको इस चैप्टर में रिवर्सिबल पढ़ना है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट है। बोल, इतना समझ में आ गया? ये स्लाइड भी समझ में आ गई? सच्ची बोल दे, ईमानदारी से, अगर समझ में आ गई तो कुछ ना यूनिक करके दिखा दे मुझे, जो भी तुझे लग रहा है तू यूनिक कर सकता है। यहां सुनील नाम का एक बच्चा है, वो पूछ रहा है मेरी कोई बहन है क्या यहां? क्यों सुनील मेरे बेटा, यहां आप पढ़ने आए हो हैं सुनील जी, या यहां पे आप रिश्तेदारी जोड़ने आए हो? चैट सेक्शन में अच्छा लगता अगर तू पूछता हाँ सर समझ में आया, या पूछता नहीं सर नहीं आया, ये वाला बता दो, है ना, ये हाँ। तो सुनील ये क्या कर रहा है तू कि मेरी कोई बहन है क्या यहां? ये चैट सेक्शन इसलिए थोड़ी होता है बेटा कि हमें अपनी रिश्तेदारी बढ़ानी है, ये तो पढ़ने वाली जगह है ना सुनील। चिन टपाक डम डम। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। ध्यान रखना, इरिवर्सिबल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन वाले इरिवर्सिबल होते हैं, कंबशन वाले इरिवर्सिबल होते हैं, और कुछ जिनमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं वो इरिवर्सिबल। उसके अलावा दुनिया के सारे रिएक्शन रिवर्सिबल, मैंने बताया ना 99.999% रिएक्शन रिवर्सिबल है मेरे बेटा दुनिया में। रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। रिवर्सिबल में रिएक्टेंट कभी पूरा खत्म नहीं होएगा, क्यों? इधर खत्म हो रहा है, साथ साथ बने जा रहा है ना, तो रिएक्टेंट 100% कभी खत्म नहीं होते, रिएक्टेंट कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा। ये रिवर्सिबल की खासियत है, और ये रिवर्सिबल का साइन होता है, दिखा रहा है दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, और जबरदस्त मेरे बेटा, जबरदस्त। तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं बस अब तेरे को अगले 5 मिनट में इक्विलिब्रियम तेरी आत्मा में समा रहा है। अब हर जगह से दिमाग हटा ले मेरे बेटा,
तेरे को बेसिक सारे आत्मा में घुस चुके हैं। अब देख तेरे को इक्विलिब्रियम बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। करा दूं मैं? आर यू गाइज रेडी? हाँ सर हाँ। चलो अब शुरू करते हैं। हर जगह से दिमाग हटा ले, फ्रेश कर ले, दिमाग को रिफ्रेश कर ले। सुन क्या हो रहा होगा ना, जैसे कई बच्चों क्या होता है ना, वो ऐसे जब क्लास करते हैं ना, सुन बेटा, वो ऐसे ना ऐसे हाथ रख के बैठा होगा, कोई होगा ना, कोई आप में से कोई यूं करके बैठा होगा, हाँ, मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने। नहीं, कभी ऐसे मत बैठना, ऐसे दबा के, ऐसे दबा के। क्यों सर? क्यों मेरे बेटा, आपके हार्ट से, मतलब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इनके जरिए, नसों के जरिए आपके ब्रेन में जा रहा है। अगर तू ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, यूं बैठ, तो वो नसें दब रही हैं। हाँ सर हाँ। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, तो ब्रेन 100% एफिशिएंटली काम नहीं करता, तो फिर नींद आने लगती है। समझ में आया? कभी भी अगर तू पढ़ाई ऐसे करेगा, ऐसे करे, मतलब नसों को क्यों दबा रहा है? ऑक्सीजन की कमी कर रहा है तू ब्रेन में। फिर तुझे लगता है कि तेरे को पढ़ाई में मजा आ रहा है। अरे तेरे को तो मजा आ रहा है, बट तू ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचने दे रहा ब्रेन तक मेरे बेटा, तो फिर नींद आती है। तो कभी भी ऐसे ऐसे यूं नहीं बैठना पड़ते समय, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रवाह मत रोक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने दे ब्रेन में। ब्रेन तभी अच्छा काम करता है जब ऑक्सीजन भरपूर। तो सुन, क्योंकि अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा है, तो ले, हिला मुंडी, खूब अच्छे से ब्लड का फ्लो होने दे बेटा ऊपर तक। तेज मत लियो, कहीं झटका लग जाए गर्दन में, ठीक है? हाँ चलो भाई, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ चलो शुरू करें। चलो भाई, अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, क्योंकि अब अगले 5 मिनट में केमिकल इक्विलिब्रियम आपको समझ में आने वाला है, ठीक है? हाँ, तो शुरू करते हैं मेरे बेटा। अब मैं अपने बच्चे को समझाऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, बट उससे आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट है, इरिवर्सिबल में नहीं होता। ओके, अब बिल्कुल लिखना बंद, चैट करना बंद, हाँ, और बिल्कुल मेरी बातों को सुनना है अगले 5 मिनट। मैं चैट बंद कर देता हूं बेटा जी, फुल ऑन फोकस, पूरी एनर्जी इधर देख, मेरी आंखों में देख, तू, तेरे को इक्विलिब्रियम में सिखाने जा रहा हूं अगले 5 मिनट में, ठीक है? आ जाओ। मान ले मेरे बेटा एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लिया, लेट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके सर, बस अब सुनता चलियो मेरे बेटा। मैंने एक हाइपोथेटिकल माने काल्पनिक, ठीक है ना, काल्पनिक रिवर्सिबल बैलेंस्ड इक्वेशन ले ली, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। मान ले रिएक्शन ये है, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, रिएक्शन ये है मेरे बेटा, A moles of A gas, ओके, प्लस B moles of B gas, ओके। तो शुरू में आपने रिएक्टेंट लिया और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और मान ली ये दे रहा है, रिवर्सिबल है तो साइन ये होगा, दे रहा है C moles of C gas प्लस D moles of D gas। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छे से आ गया यहां तक समझ में। अब मेरे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब शुरुआत में मेरे बच्चों, शुरुआत में तो t इक्वल 0, टाइम 0 है जब शुरुआत में, इसकी कुछ कंसंट्रेशन ली होगी मैंने, कुछ इसकी ली होगी। मान ले इसकी कंसंट्रेशन C है, इसकी कंसंट्रेशन शुरू में ली C भी। शुरू में तो मेरे बेटा प्रोडक्ट 0-0 होंगे, शुरू में थोड़ी बनते हैं मेरे बेटा प्रोडक्ट। हाँ, शुरू में तो तू बर्तन में रिएक्टेंट ही डालेगा ना। इसकी कंसंट्रेशन मान ले C है, A की, B की कंसंट्रेशन मान ले ली C भी, ओके। और शुरू में रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट तो शुरू में होगा ही नहीं। हाँ सर। अब मैं कहता हूं, अब तू मुझे लॉ ऑफ मास एक्शन से बता, सोच के लॉ ऑफ मास एक्शन से बता कि शुरू में फॉरवर्ड का, क्योंकि रिवर्सिबल है दोनों में चल सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, मैं अभी फॉरवर्ड में पूछ रहा हूं, फॉरवर्ड के लिए तो रिएक्टेंट A और B है, तो किसी भी समय फॉरवर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन होगा, F माने फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन होगा
फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हाँ भाई, फॉरवर्ड के लिए तो रिएक्टेंट ए और बी हैं एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अरे हाँ सर, हाँ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी थे। बिल्कुल सर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किसी भी समय फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम इस ऐसे लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। बट अब जैसे ही सी और डी बनने लगेगा बेटा, जैसे ही सी और डी बनने लगेगा मेरे बच्चों, जैसे ही सी और डी बनने लगेगा तो ये सी और डी भी आपस में टकराकर वापस से ए और बी देगा। हाँ सर, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाँ सर, हाँ। तो किसी भी समय तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी और डी रिएक्टेंट हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि सी और डी टकरा के ए और बी दे रहे हैं। तो मैं किसी भी समय अगर बैकवर्ड का रेट निकालना चाहूं तो लॉ ऑफ मास एक्शन से कैसे निकालूंगा? बी फॉर बैकवर्ड। तो किसी भी समय बैकवर्ड का रेट होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट है सी और डी। हाँ सर, तो एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बिल्कुल सर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट है ए और बी, तो फॉरवर्ड का रेट डिपेंड करेगा किसी भी समय पे उसी समय की ए और बी की कंसंट्रेशन पे। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट है सी और डी, तो मेरे बेटा तो किसी भी समय बैकवर्ड का रेट डिपेंड करेगा सी और डी की उसी समय की कंसंट्रेशन पे एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बिल्कुल सर। अब सुनता जाइयो मेरे बाबू रे, सुनता जा मेरे बाबू। मैंने आपको एक चीज बताई है, ये जिस समय तुम रेट निकालते हो ये कंसंट्रेशन उसी समय की होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी कितना रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड करेगा अभी कितने कॉलिजन हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। अभी कितने कॉलिजन हो रहे हैं पर यूनिट टाइम वो डिपेंड करेगा अभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। हाँ, क्योंकि अभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पर यूनिट टाइम कॉलिजन ज्यादा हो रहे हैं अभी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अभी ज्यादा हो। तो जिस समय रेट निकालते हैं ये उसी समय की कंसंट्रेशन है। ओके सर, अब सुन, दिल थाम के सुन मेरे बेटा। ओके ओके मास्टर जी, अब मजा आने वाला है। मैं एक ग्राफ बनाता हूं, रेट वर्सेस टाइम। यहां पे मैं लेता हूं रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सिस पर। बिल्कुल मत घबराइयो, समझ हर जगह से, और इधर टाइम। ओके सर, अब मुझे मान ले शुरुआत में मुझे रेट निकालने हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन का भी और बैकवर्ड का भी। अब बेटा अगर मुझे शुरू में t इक्वल 0 पे रेट निकालना है फॉरवर्ड का, तो t 0 पे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लूंगा। तो भाई फॉरवर्ड का रेट शुरुआत में कुछ रेट कांस्टेंट होगा, कुछ a की कंसंट्रेशन ca, हाँ ca लेंगे क्योंकि शुरुआत में रेट निकाल रहे हैं तो उसी समय की ca, और b की कंसंट्रेशन cb। तो भाई कुछ ना कुछ फॉरवर्ड का रेट आ गया होगा t 0 पर। तो जब t 0 है रे पगलू, हाँ, तो उस समय कुछ फॉरवर्ड का रेट होगा। हाँ सर सही कह रहे हो, क्योंकि भाई रेट कांस्टेंट तो कुछ होता है, ए की पावर शुरू में कितनी है सी ए, बी की सी बी, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई होगी, तो मान ले कुछ फॉरवर्ड का रेट है। ओके सर, बैकवर्ड का कितना होगा t0 पे, t0 पर बैकवर्ड का रेट, t0 पर बैकवर्ड का रेट, जिस समय रेट निकालते हैं उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। t0 पर बैकवर्ड का रेट, तो t0 पर ही सी और डी की कंसंट्रेशन 0 0, तो ये 0 0 हो गया, तो रेट 0 होगा t0 पे बैकवर्ड का। फॉरवर्ड का कुछ रेट होगा, शुरू में बैकवर्ड का रेट 0 होगा क्योंकि ये है ही नहीं, तो कहां से। हाँ सर हाँ। अब मेरे बेटा रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, दिल थाम के बैठियो। मान ले टाइम हो गया अब t, हाँ, तो शुरू में केवल ए और बी थे, ए और बी ने आपस में टकरा के सी और डी दिया, तो ए और बी की कंसंट्रेशन घटी होगी। मान ले घट के हो गई सी बी, सी ए डैश एंड सी बी डैश, वेयर सी ए बढ़ा था सी ए डैश से। अरे खुद बताना, शुरू में ए और बी है, ये आपस में टकरा के सी और डी देंगे, तो इनकी कंसंट्रेशन घट रही है। अब घट के रह गई सी ए डैश, है ना, बी की घट के रह गई सी बी डैश।
ओके, तो ये टकरा के सी और डी देते जाएंगे, तो धीरे धीरे ए और बी की कंसंट्रेशन घट रही है। तो ले मेरे बेटा टाइम टी पे फॉरवर्ड का रेट निकाल, रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा जो शुरू में था, बट अब ए की कंसंट्रेशन शुरू के मुकाबले कम हो गई, बी की भी कम हो गई, तो मेरे बेटा फॉरवर्ड का रेट विद टाइम घटेगा। खुद सोच, क्योंकि ए और बी की कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ए और बी की कंसंट्रेशन घटेगी, ए और बी की कंसंट्रेशन घटेगी तो फॉरवर्ड का रेट घटेगा। हाँ सर हाँ, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है फॉरवर्ड का रेट घटता जाता है। तू ध्यान से देख, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट घटता जाता है मेरे बेटा, ये फॉरवर्ड का रेट है। तू ईमानदारी से देख, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है देखिए नीचे आता जा रहा है। हाँ सर हाँ, बट अब जैसे ही बेटा ये घटने लगा तो मेरे बेटा ये कुछ बन गया होगा। हाँ, ए और बी ने टकरा के, मान ले इसकी कंसंट्रेशन सी, इसकी सी डी, तो अब टाइम टी पे बैकवर्ड का रेट कितना होएगा, तो अब ये 0 ना करके अब हम सी एंड सी डी करेंगे तो कुछ ना कुछ बैकवर्ड का रेट आएगा। शुरू में 0 था बैकवर्ड का रेट, अरे शुरू में 0 था बैकवर्ड का रेट, क्योंकि शुरू में सी और डी की कंसंट्रेशन 0, बट आफ्टर सर्टेन टाइम टी सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ गई होगी, सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो बैकवर्ड का रेट धीरे धीरे बढ़ता है मेरे बेटा। हाँ सर, फॉरवर्ड का रेट घटता जाएगा क्योंकि ए और बी की कंसंट्रेशन विद टाइम घट रही है। हाँ, बैकवर्ड का रेट बढ़ता जाएगा क्योंकि विद टाइम सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। फॉरवर्ड का रेट घटता जाता है, बैकवर्ड का रेट पहले 0 था शुरू में, वो बढ़ता जाता है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों बराबर हो जाएंगे। अरे हाँ सर, देखो फॉरवर्ड का रेट विद टाइम घट रहा है, बैकवर्ड का रेट विद टाइम बढ़ रहा है। और सर बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, यहां से समझ में आया। शुरू में केवल फॉरवर्ड का ही रेट था, बैकवर्ड का रेट 0 था, क्योंकि शुरू में सी और डी है ही नहीं। बिल्कुल सर जी के बच्चे। अब क्या होता है मेरे बेटा, विद टाइम हमें पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, ए और बी घटेंगे तो फॉरवर्ड का रेट घटेगा। विद टाइम सी और डी बढ़ता है तो बैकवर्ड का रेट बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, इसी स्टेज को मेरे बेटा हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। आज के बाद कोई आपसे पूछे व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका मुंह तोड़ जवाब दोगे ना। केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में वो स्टेज है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। उसी स्टेज को, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की उसी स्टेज को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और हर रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही होगा। खुद लॉजिकली सोच लेना तू, फॉरवर्ड का रेट विद टाइम घटता जाता है, बैकवर्ड का रेट विद टाइम घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, फॉरवर्ड का रेट घटता जाता है, बैकवर्ड का रेट बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों का रेट बराबर, उसी स्टेज को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बेटा, सुन। अब तुम कह रहे हो सर रेट बराबर हो गए, इसके बाद क्या? एक बार अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर होता है ना, फिर वो बराबर ही रहता है, फिर दोनों का रेट चेंज नहीं होता। फिर बेटा एक बार रेट बराबर हुए फिर वो मेरे बेटा बराबर ही रहते हैं। क्यों? तो सुन मेरे बेटा, इक्विलिब्रियम पे जितना फॉरवर्ड का रेट है उतना ही बैकवर्ड का भी रेट ऑफ रिएक्शन है। मतलब जितनी तेजी से आगे चल रहा है उतनी तेजी से पीछे चल रहा है। इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम पर मान ले 1 सेकंड में इसके 2 मोल खत्म हुए, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो खत्म हो रहा है, मान ले 1 सेकंड में 2 मोल खत्म हुए, तो बेटा उसी 1 सेकंड में 2 मोल बन जाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर दोनों का रेट बराबर हो गया है। तो ये 1 सेकंड में अगर 2 मोल खत्म हो रहा है तो इक्विलिब्रियम पर उसी 1 सेकंड में 2 मोल बन भी जाएंगे। तो अब कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव होता है जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो जितनी तेजी से आगे जा रहा है रिएक्शन उतनी तेजी से पीछे। अगर 1 सेकंड में इसके 5 मोल बने तो उसी 1 सेकंड में 5 मोल टूट जाएंगे, तो मतलब इसकी कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाएगी। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव होता है ना मेरे बेटा,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। और जब कंसंट्रेशन ही चेंज होनी बंद हो गई तो रेट भी चेंज होने बंद हो जाते हैं। तो एक बार अगर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो मेरे बेटा फिर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। फिर से लॉजिक समझ, एक बार जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर आया, बराबर हो गया, तो मतलब जितनी तेजी से आगे जा रहा है उतनी तेजी से पीछे। अगर एक सेकंड में मान ले इसके 10 मोल बने तो उसी एक सेकंड में इसके 10 मोल टूट जाएंगे। सोचना, मेरा इधर से 5 किलो वजन बढ़ा, इधर से 5 किलो निकल गया उतने ही टाइम में, तो मेरा वजन तो फिक्स रहेगा ना। हाँ वही, अगर एक सेकंड में 10 मोल बने, उसी एक सेकंड में 10 मोल टूट गए, तो मेरे बेटा एक बार अगर रेट बराबर हो जाते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाते हैं और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई अगर इक्विलिब्रियम पर, तो रेट भी चेंज होने बंद हो जाते हैं। तो एक बार रेट बराबर हुए तो फिर वो बराबर ही रहते हैं। ईमानदारी से बोल, आत्मा में समझ में आया? इसको मैं सुन, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम के, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं इक्विलिब्रियम के। एट इक्विलिब्रियम, पहला फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के बराबर हो जाता है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टॉप चेंजिंग। इक्विलिब्रियम पर आकर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की चेंज होना बंद हो जाती है। लॉजिक समझ में आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ reactants and products stop changing। अरे वाह सर वाह, मजा आ गया। तो आज के बाद को तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको अपनी आत्मा में संभाले। दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इक्विलिब्रियम के, और देख बिल्कुल आसान था। शुरू में फॉरवर्ड का ही कुछ रेट था क्योंकि ए और बी कुछ थे, शुरू में बैकवर्ड का रेट 0 था। विद टाइम हमें पता है रिएक्टेंट अब टकरा के ये देते जाएंगे, ए और बी की कंसंट्रेशन विद टाइम घटती जाएगी। तो बेटा आपको पता है जिस समय रेट निकालते हैं कंसंट्रेशन उसी समय की, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ए और बी की कंसंट्रेशन कम हो रही है, फॉरवर्ड का रेट कम होता जाता है। बट सी और डी बनता जा रहा है, तो बेटा शुरू में 0 था, तो शुरू में बैकवर्ड का रेट 0 था, धीरे धीरे सी और डी बढ़ता गया तो बैकवर्ड का रेट बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आता है जब फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के बराबर हो जाता है, और उसी स्टेज को बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ओके सर, तो इसको अंग्रेजी में अगर लिखना है, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? आई होप माय किड्स कैन एक्सप्लेन इट नाउ। केमिकल इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेज, केमिकल इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेज, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगी हर रिवर्सिबल में। केमिकल इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेज ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, of a reversible reaction at which rate of forward direction becomes equal to rate of forward direction becomes equal to rate of backward direction। वाह सर वाह, आत्मा तृप्त हो गई सर। तो दो चीज ध्यान रखनी है, दो कैरेक्टरिस्टिक है मेन अभी इक्विलिब्रियम के। फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम पे आके, और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। वो भी मैं लॉजिक समझा चुका हूं। वाई? क्योंकि एक सेकंड में कोई जितना बन रहा है उतना ही टूट जा रहा है ना, तो फिर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आने के बाद फिर चेंज नहीं होती। अब क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई इक्विलिब्रियम पे, तो फिर रेट भी चेंज होने बंद हो जाते हैं। एक बार बराबर हुए हैं फिर वो बराबर ही रहते हैं। वाह सर वाह। अब सुन, अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन। अगर यहां तक अच्छे से इक्विलिब्रियम आत्मा में घुस गया, हर रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम होगा ही होगा। अगर इक्विलिब्रियम आत्मा में घुस गया तो मेरे को क्या करके दिखाएगा तू मेरे को ना खाने में कुछ दे दे, जो तेरा मन करे। भूख लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया मैंने, कम ऑन। बहुत बढ़िया। डॉक्टर आदर्श कुशवाहा क्या कर रहा था भाई? बहुत बढ़िया। तो चलो जल्दी से बता दो अगर सबको आ गया अच्छे समझ में। शाबाश मेरे बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ओके चलो भाई, मेरे सारे बच्चों को आ गया। शाबाश मेरे शेरों। हाँ हाँ, ये नोट तो कर। नोट क्या है? नोट तो मिल ही जाते हैं ना।
चलो भाई, चलो प्रीवियस स्लाइड कर दी मैंने, है ना। तो ये भी देख सकते हैं मेरे बच्चे। तो दिस इज इक्विलिब्रियम। हाँ सर, जब रेट बराबर हो गया है, तो ध्यान रख इक्विलिब्रियम की खासियत है, रेट बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के, एंड कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की चेंज होनी बंद हो जाती है। कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। ओके, अब इतनी सी पढ़ाई के आधार पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए कराऊं। चल अब क्वेश्चन करते हैं। दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा, अब तेरे को मजा सा आ जाएगा। ओके सर, करा दो, अच्छे से आ गया समझ में। बहुत बढ़िया। रिचा पटेल, हर्षिता बंसल, डॉक्टर डोरा, एक बच्चे का नाम है डॉक्टर डोरा। ओके, शाबाश। चलो जबरदस्त। ओ, एक उमर रसूल नाम का बच्चा है, मुझे कह रहा है सर एग खा लो, एग। बेटा मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं, ठीक है, मैं एग नहीं खाता, मैं डायनासोर खाता हूं मेरे बेटा। हाँ हाँ, मैं नॉन वेज में सिर्फ डायनासोर खाता हूं, एग नहीं खाता मैं। अगर तू डायनासोर लाके दे सकता है तो वो मैं फिर खा लूंगा। तो मैं ब्रेकफास्ट डायनासोर का करता हूं बेटा। तो चलो भाई, तो मेरे बच्चों को अच्छे से आ गया यहां तक समझ में, ठीक है, शाबाश। अब भाई सब लोग दिल थाम के बैठना, कैसे क्वेश्चन आते हैं अब सारे लोग सुनते जाएंगे। अब सुनो, इस क्वेश्चन को करने वाले बच्चे को भैया मैं सच बता रहा हूं, मैं एम्स युगांडा लेके चलूंगा अपने साथ, सच बता रहा हूं। चलोगे मेरे साथ एम्स युगांडा? हाँ, या टिम्बकटू भी चल सकते हैं। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द देख, मैंने डायनासोर बोला, इन्होंने चैट में डायनासोरों की झड़ी लगा दी। चलो, और ये हरे वाले डायनासोर नहीं खाता मैं, लाल वाले डायनासोर खाता हूं। चलो अब ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग, सुनो अब मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब बस बीच में 2 मिनट का बस ब्रेक दिया था क्योंकि लगातार आप 1 घंटे से सुन रहे थे चीजें, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम, करेक्टली रिप्रेजेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बेटा नीट में, अब सोच के बताएंगे मेरे बच्चे। ओके मास्टर, बता देंगे सर, हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम तो डीवी ब्रो के बच्चे हैं, ठीक है भाई। अब यहां पे इन्होंने एक ग्राफ दिया है, रेट वर्सेस टाइम। ओके सर, रेट वर्सेस टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ ठीक है भाई। बी, तो इसमें एक चीज देख रहा है पगलू, तो इसमें एक चीज देख रहा है। हाँ चल बताऊंगा अभी, तू सोच के बता। दूसरा ग्राफ दिया है इन्होंने, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन। हाँ ओके ओके, रिएक्शन ये है मान ली ए गिविंग बी। ओके ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन ये है, ठीक है ना। तो ये रेट, फॉरवर्ड का रेट, ये बैकवर्ड का रेट। ओके सर, और यहां पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। ओके सर, ए बी, बहुत बढ़िया। मतलब देखना, ए की कंसंट्रेशन घट रही है, सही बात है, रिएक्टेंट की घटती है विद टाइम। यहां भी सी भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व दिया है। हाँ, सुन 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 प्यार की धुन। और डी कह रहा है बोथ बी एंड सी। चल जल्दी से बता। अरे ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, कोई तुक्का नहीं मारेगा, कोई तुक्का नहीं मारेगा, ईमानदारी से बता। बेटा ध्यान रख, ये रेट वर्सेस टाइम कर्व है,
ये आपका, हाँ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व है, कंसंट्रेशन वर्सेस। अब इसमें सोच के बताना है। चैट बंद है, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं सोचने के लिए। चलो मैं पोल दे देता हूं मेरे बेटा जी को। कम ऑन, डू इट। पोल पोल पोल, कम ऑन, पोल कर दो। हाँ भाई करो। बस मैं पानी पी लूं बेटा, और जल्दी से बताओ। हुआ, आसान है, बिल्कुल कर सकते हो। सोच के करना, कोई गलत मत करना। देखो इसीलिए मैंने चैट बंद करी है, ताकि तुम्हारे आंसर सही आए मेरे बेटा, ठीक है ना। सोच के करना, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। मैंने आपको इक्विलिब्रियम में क्या बताया है, चल मैं अब आंसर कर देता हूं। मैंने आपको इक्विलिब्रियम में बताया है कि इक्विलिब्रियम पर रेट बराबर हो जाते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड के। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ जाता है। ओके सर, तो चल अब दिल थाम के बैठियो, मजा सा आने वाला है। आंसर कर लिया होगा सबने, चल अब मैं कराता हूं। चलो मैं करा देता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे अब। भाई साहब इसमें राइट आंसर बता दूं मैं, आर यू गाइज रेडी? राइट आंसर होगा मेरे बेटा डी। क्यों, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। डी होगा। ओए कहां चला गया भाई पोल? गायब हो गया था। हाँ डी, मैं बताऊंगा अभी, रीजन दूंगा क्यों डी इज द राइट आंसर। आहा देखा, तुक्के मारू। अब मैं बताऊंगा कैसे। हरिकिशन अरोड़ा, आकिब, सक्षम, शिवांश, नाज, नरेश, हयात, ध्रुव, अली, ऋषभ शर्मा। अब सुन मैं बताता हूं कैसे। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा था कि मेरे बेटा इक्विलिब्रियम पर रेट बराबर हो जाते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। ये देख, ये क्यों नहीं इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा? क्योंकि यहां देख, फॉरवर्ड का रेट यहां आके कांस्टेंट हो गया, इसके बाद चेंज नहीं हो रहा, और बैकवर्ड का रेट यहां आके कांस्टेंट हो गया, इसके बाद चेंज नहीं हो रहा। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट अलग अलग है, तो इसमें कहां से इक्विलिब्रियम आया यार? इक्विलिब्रियम पे तो रेट फॉरवर्ड बराबर हो जाना चाहिए रेट बैकवर्ड के। तो देख धीरे धीरे रेट फॉरवर्ड घट रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, फिर यहां आके देख कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर चेंज नहीं हो रहा। तो फॉरवर्ड का ये रेट आ रहा है, बैकवर्ड का देख इसके बाद चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो जा रहा है। हाँ, तो बैकवर्ड का ये रेट, तो देख अलग अलग है ना रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये इक्विलिब्रियम को कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसमें आ जा, मैंने क्या बोला है, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। तो खुद देख, विद टाइम एक ही कंसंट्रेशन घट रही है, घट रही है, घट रही है। हाँ सर, तू खुद देख मेरे बेटा, पहले घटती गई, घटती गई, घटती गई, देखा नीचे आ रही है कंसंट्रेशन, एक ही कंसंट्रेशन घट रही है, अरे देखा नीचे आ रही है। हाँ, बट तू खुद देख, इसके बाद ये कांस्टेंट हो गई है, चेंज होनी बंद हो गई है। हाँ, ऐसे ही यहां भी देख, बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बट इसके बाद अगर तू ध्यान से देखे, चेंज होनी बंद हो गई है बी की कंसंट्रेशन। हाँ सर, हाँ, तो ले ये जो स्टेज है, इसके बाद तू ध्यान से देख, ए और बी की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई है,
कांस्टेंट हो गई हैं, तो मेरे बेटा दिस इज इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर रेट बराबर हो जाते हैं और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती हैं। तो देख इस स्टेज के बाद, इस टाइम के बाद अगर तू देखे, हाँ ए और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, चेंज होनी बंद हो गई है अब। हाँ सर, बी की कंसंट्रेशन इतनी रह रही है अब लगातार, है ना, ए की इतनी रह रही है, बिल्कुल, तो ये इक्विलिब्रियम है ये वाली स्टेज। ऐसे ही यहां विद टाइम अगर तू ध्यान से देखे, ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, बी की भी इसके बाद बेटा चेंज नहीं हो रही, तो जहां पे जिस इंस्टेंट पे कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाए तो ये भी इक्विलिब्रियम है मेरे बेटा। ओके, मैंने क्या बोला, तो बोथ बी एंड सी आर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? तो मेरे को अंगूठा दे दे मेरे बेटा। मैं फिर, तू रेट वाला ही ग्राफ क्यों रटना, इक्विलिब्रियम पर रेट बराबर हो जाते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड के। इसमें तो देख बराबर नहीं हुए, इसका फॉरवर्ड का रेट ये रहा, बैकवर्ड का ये रहा, अलग अलग है। और कंसंट्रेशन चेंज होनी, किसने बोला कि कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकती है, नहीं भी, बट हाँ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आने के बाद चेंज होनी बंद हो जाती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की। ओके सर, ओके सर, सही बात है सर, पक्का। अगर समझ में आ गया तो मुझे जल्दी से सारे बच्चे क्या कर देंगे, मुझे है ना बता दो, समझ में आ गया। चल और देता हूं, ग्राफ में चैंपियन हो जाना है मेरे बेटा इसमें, शाबाश। तो ये सबका सही होना चाहिए था। अब चल पहचान, इक्विलिब्रियम कहां है, जल्दी से बताइयो मेरे को मेरे बेटा, है ना। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम, विच रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम स्टेज, किसमें इक्विलिब्रियम स्टेज दिखा रहा है। मान ले रिएक्शन वही है फिर से। ओके मास्टर, अब आपने बताना है, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। ए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। ओके, रिएक्टेंट की घटती है, हाँ सर ये ए का होगा और ये बी का होगा, हाँ सर बी रेट वर्सेस टाइम। ठीक है ना, फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, ठीक है सर। ओके, सी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है सर। ए की ये, बी की ऐसे, है ना, हाँ ए की ये, हाँ बी की तो बढ़ेगी, हाँ डी बोथ ए एंड बी। चल जल्दी से बता, ये सबका मुझे सही चाहिए, कम ऑन, मुझे सबका सही चाहिए। इक्विलिब्रियम पे दो चीज याद रख, रेट बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पर और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है इक्विलिब्रियम पर। क्यों कंसंट्रेशन चेंज होनी से क्यों होती है बंद? सुनील बेचारा सॉरी मांग रहा है, कह रहा है सॉरी सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। ठीक है सुनील, तो संस्कारी बच्चा है, तू समझ गया, तो ऐसे ही अच्छे संस्कारी बच्चे बन के रहो। और यहाँ पे एक अरहम नाम का बच्चा है, पता नहीं बच्ची है, अरहम शायद बच्ची का नाम होता है, तो वो किसी को बोल रहा है ओए पांडा। क्यों अरहम, तू यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आया हुआ है या जू में आया हुआ है कि यहाँ तुझे पांडा दिख रहे हैं अरहम? पाप लगेगा, पाप, पढ़ाई की जगह पर तू यहाँ पे पढ़ाई की बातें ना करके तू यहाँ पे पांडा ढूंढ रहा है? और पाप अलग अलग तरीके से लगता है बेटा। पढ़ाई की जगह पे जो मस्ती करते हैं उन्हें भांति भांति से पाप लगते हैं बेटा। चलो ठीक, तो भाई मेरे
चलो मैं पोल दे देता हूं, सबने सोच लिया होगा। चलो ये रहा पोल, कम ऑन, आंसर देंगे। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना है भाई साहब। एक देखो, एक बच्चा नारा लगा रहा है, 5 रुपए की पेप्सी डीवी ब्रो डैश डैश डैश। नहीं मेरे बेटा, ऐसे नारे नहीं लगाने हैं। नारे लगाने हैं कि हमें मिलेंगे नारायण, हमें मिलेंगे नारायण जब हम अच्छे से पढ़ेंगे रसायन। वाह वाह वाह, कितना तो ऐसे नारे लगाने हैं अपन को। हमें केमिस्ट्री से प्यार करना है। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैं बता दूं तेरे को, 100% स्कोरिंग होगी बेटा आपकी। तू देख, तू बता, तूने बस 1 घंटे बैठ के कंसेप्ट को, चीजों को समझा, अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मुझे पता है इसको मेजॉरिटी बच्चे अब आंसर कर देंगे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पे ध्यान रखना मेरे बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड के, और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। चलो अब ध्यान से देखना, इसका भी राइट आंसर मेरे बेटा होगा बोथ ए एंड बी। डी मस्ट बी द राइट आंसर। मैं बताता हूं अब क्यों। 77% ने अब सही कर दिया। मेरे बच्चों को आ गया है। आदर्श, रिद्धिम, तलहा, गौरव, हरकिशन, अरोड़ा, नरेश, अंशिका, प्रत्युष, आर्यन, गिरी एंड शिवांश। अब सुनो कैसे। अगर आप ध्यान से देखें तो देख, कंसंट्रेशन ए की घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है सर। हाँ, बी की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो खुद देख, इस स्टेज के बाद ए और बी की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई है। हाँ सर सही बात है, ए और बी की चेंज होनी बंद हो गई है। तो यस, दिस इज इक्विलिब्रियम। देख, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बराबर हो भी सकती है ए और बी की, और नहीं भी हो सकती हैं, बट चेंज होनी बंद हो जाएंगी कंसंट्रेशन। तू खुद देख, इस स्टेज के बाद ए और बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। हाँ सर, कांस्टेंट हो गई है। तो यस, इक्विलिब्रियम है। यहां देख, रेट वर्सेस टाइम। तो इसमें देख, फॉरवर्ड का रेट घट रहा है, ये रेट है, रेट घट रहा है फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का रेट बढ़ रहा है। यहां पे आके बराबर हो गए दोनों के रेट, और फिर बराबर ही रहे। तो यस, दिस इज इक्विलिब्रियम। यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? एक ही कंसंट्रेशन तू देख खुद बेटा, क्या हो रही है, घटती जा रही है। देख, ये कांस्टेंट नहीं हुआ है, देख ग्राफ घटता जा रहा है। हाँ सर हाँ, इसी को एक्स्ट्रापोलेट कर, और देख यहां बढ़ता जा रहा है। तो यहां कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही नहीं दिख रही है अपन को कहीं। हाँ, ए की कंसंट्रेशन लगातार घट रही है, बी की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है, कांस्टेंट नहीं हुई। हाँ, देख कब कब इक्विलिब्रियम होता, अगर ए की कंसंट्रेशन को ये ऐसे कर देता। ले, अब देख कांस्टेंट हो गई ए की। हाँ, और यहां देख, ये बी की कांस्टेंट हो गई अब। हाँ सर हाँ, इस स्टेज के बाद देख, ए और बी की चेंज होनी बंद हो गई है। बी कांस्टेंट, बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, ए की। बट यहां देख, इस वाले ग्राफ में क्या था, इस वाले में लगातार घट रही, लगातार चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद ही नहीं हुई। तो डी मस्ट बी द राइट आंसर। अब आ गया समझ में। और झूठ ना बोलो, रो रो ना जोरो। हाँ, मुस्मा खातून कह रही है, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। क्यों मुस्मा खातून, क्यों बेटा, टमाटर की याद कैसे आ गई आपको? मेरी शक्ल टमाटर जैसी लग रही है क्या? मैं टमाटर की तरह लाल लाल हो गया क्या? नहीं, मैं तो काला हूं। काला तो नहीं हूं, मैं हूं तो गोरा आदमी पीला पीला हूं, ठीक है ना। तो तुझे टमाटर कैसे याद आया मुस्मा खातून? गंदी बात। चलो, अब सब लोगों को अच्छे से समझ में आया। सी इसलिए नहीं हुआ ना, पगलू बता तो दिया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। देख, सी वाला जो ग्राफ था उसमें ए और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कहां हुई है? तो देखिए, जैसा ग्राफ था उसमें लगातार एक ही घट रही है, उसको एक्स्ट्रापोलेट भी किया तो ये इसी डायरेक्शन में आता जाएगा। तो लगातार घट रही है, चेंज होनी बंद नहीं हो रही कहीं भी। हाँ, जबकि इसमें इक्विलिब्रियम था, क्योंकि देख बी की कंसंट्रेशन अब कांस्टेंट हो गई अगर, तो इस वाले में हो जाता। हाँ, तो मैं वो बार बार कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम पर रेट चेंज होने बराबर, रेट बराबर हो जाते हैं और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब दिल थाम के बैठियो, अगले 5 मिनट तेरे जीवन के सबसे शानदार 5 मिनट प्रूव होने वाले हैं। तू बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे क्वेश्चनों को यूं चुटकियों में उड़ा देगा मेरे बेटा, ठीक है। तो शुरू करें मेरे बेटा।
हाँ, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बाबू, ठीक है। हाँ, दो चीज याद रखनी है इक्विलिब्रियम पर, रेट बराबर हो जाते हैं और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज होनी बंद हो जाती है अगर एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। बहुत बढ़िया। हनोक कुमार पूछ रहा है सर आपको तेलुगु आता है क्या? मेरे बेटा चपंडी चपंडी बोलिए। तो हनोक कुमार मुझे सब आता है, इधर आ जाओ। सुनो, पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है सर, इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ में आ गया। केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में वो स्टेज है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाता है और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब सुनो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। फिर इक्विलिब्रियम पर ही जो ये स्टेज है केमिकल इक्विलिब्रियम, इन्होंने एक नया फैक्टर डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। है सर, बचपन से सुना है। ये होता क्या है, कैसे आता है सर ये? और इसको हम के ई क्यू से दिखाएंगे, के ई क्यू से। ओके सर, क्या है सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? समझा दो ना सर। चल मैं समझाता हूं। तैयार है समझने के लिए? तो बिल्कुल मेरे बेटा। हाँ, सब लोग अब दिल के थाम के बैठना, लिखना बंद कर दो। मैं बेटा अब इसको कराता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। बस 2 मिनट दे, 2 मिनट में तेरी आत्मा में घुस जाएगा। हर रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम तो अचीव होता ही होता है। हाँ सर, होता है केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव। तो उस केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज पर इन्होंने एक मैथमेटिकल फैक्टर डिफाइन किया और उस मैथमेटिकल फैक्टर को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर क्या है बता दो ना। तो ले, ध्यान से देखियो। मान ले बेटा जी रिएक्शन ये है, पूरा फोकस यहां। मान ले एक हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके सर, ले लिया। हाइपोथेटिकल माने काल्पनिक, रिवर्सिबल तो रिवर्सिबल का साइन। हाँ सर, दोनों डायरेक्शन चले। हाइपोथेटिकल बैलेंस्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। अब बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपको पता है इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही होगा। ओके सर, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा मेरे बेटा? इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही होगा। तो इक्विलिब्रियम पर आपको पता है फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, जितनी तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है इक्विलिब्रियम पर उतनी तेजी से पीछे जाएगा। बिल्कुल। तो ये बताओ किस समय रेट बराबर है? क्या शुरुआत में? नहीं, ये इक्विलिब्रियम के समय के रेट हैं। फॉरवर्ड का रेट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड का रेट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के समय रेट बराबर हो जाते हैं। अब तेरे को पता है लॉ ऑफ मास एक्शन से तू किसी भी समय फॉरवर्ड का रेट कैसे लिखेगा? जल्दी बता, फॉरवर्ड का रेट कैसे लिखेगा लॉ ऑफ मास एक्शन से? फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट है ए और बी, उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ सर, हाँ, ये इससे लॉ ऑफ मास एक्शन से किसी भी समय फॉरवर्ड का रेट। बैकवर्ड का रेट कैसे निकालेगा किसी भी समय? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी और डी रिएक्टेंट हैं। हाँ सर, हाँ, तो बैकवर्ड का रेट किसी भी समय इससे देंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो मेरे बेटा अगर ये इक्विलिब्रियम के समय के रेट हैं तो मेरे बेटा बराबर है दोनों, फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट। तो ये भी इक्विलिब्रियम के समय फॉरवर्ड का रेट, इक्विलिब्रियम के समय बैकवर्ड का रेट। इक्विलिब्रियम पे बराबर हो गए तो फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के रेट के बराबर लिख दिया। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के समय के रेट हैं तो जीवन पर ध्यान रखियो, ये जो कंसंट्रेशन है ये भी इक्विलिब्रियम के समय की होनी चाहिए। ये कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम के समय की होनी चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम के समय के रेट हैं। जिस समय रेट निकालते हैं उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। तो ये कंसंट्रेशन किस समय की है? इक्विलिब्रियम के समय की, क्योंकि ये रेट इक्विलिब्रियम के समय बराबर हुए हैं तो ये इक्विलिब्रियम के समय के रेट है। तो ये कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम के समय की है। हाँ सर, हाँ। अब ले, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। अब दिस इज रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट।
दोनों बेटा किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट फिक्स रहते हैं, नेवर चेंज एक्सेप्ट टेम्परेचर। अब कांस्टेंट है तो KF बाय KB कर दिया मैंने, उसको उधर ले गया, कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, इसको इधर ले गया और A और B को इधर ले आया, C टू द पावर C D टू द पावर D बाय A टू द पावर A B टू द पावर B। वाह सर वाह, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, बहुत बढ़िया। और मुझे दिल थाम के बता, ये कंसंट्रेशन किस समय की है, जल्दी बोल। ये कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम के समय की, पगलू रे, ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की है। हाँ सर हाँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम के समय रेट बराबर है, जिस समय का रेट लेते हैं उस समय का रेट उसी समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। तो ये इक्विलिब्रियम के समय रेट बराबर थे, तो ये इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन है। अब सुन, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, उसी को इन्होंने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जीवन भर याद रखना, इन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट को लिखा, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट, इसी को इन्होंने लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया C टू द पावर C बाय D टू द पावर C टू द पावर C इंटू D टू द पावर D बाय A टू द पावर A बाय B टू द पावर B। और ये कंसंट्रेशन, और इसी के EQ को हमने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, ये कंसंट्रेशन जो होती है इक्विलिब्रियम कंसेंट है ना, ये इक्विलिब्रियम के समय की होती हैं मेरे बेटा। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला? किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट, देख C और D प्रोडक्ट थे है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे एक मैथमेटिकल फैक्टर डिफाइन किया गया जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज के बाद कोई पूछे क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मुंह तोड़ जवाब देगा भाई। हर रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज अचीव होती है जिसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पे रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के बराबर हो जाता है और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। तो उसी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज पर हम एक मैथमेटिकल फैक्टर डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? उस रिएक्शन के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कैसे आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे लिखना है, आत्मा में घुस गया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की होनी चाहिए। अगर समझ में आया तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा यहां पे मुझे क्या करेगा, भांति अपने दांत दिखा दे, दांत दिखा दे। मोहम्मद मोइन कह रहा है कि राशिद खान इक्वल डीवी सर। हाँ यार, ये मैं इंस्टा पे भी देखता हूं, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं राशिद खान जैसा लगता हूं, बट यार नहीं, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा सुंदर लगता हूं राशिद खान से और सुनना, क्रिकेट वो भी भाई खेलता है, क्रिकेट हम भी खेल सकते हैं, बट हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता तो ज्यादा अच्छा कौन, जो पढ़ाई भी कर सके साथ साथ, ठीक है ना केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो मैं ही कर सकता हूं ना, दुनिया का कोई सा भी, वो थोड़ी कोई और सेलिब्रिटी कर सकता है तो ज्यादा अच्छा वो जो पढ़ाई में अच्छा। बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया और दिल खुश कर दीता मेरा शेरा, शाबाश। तो भाई मेरे बच्चों को आ गया, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता है। मैं ध्यान रखना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं। और ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पे आके कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है मेरे बेटा। और बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ, सुने सुने सुने, हाँ। अब तेरे को मजा आ जाए, किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता है ना। चल इसका लिख के दिखाओ सारे लोग, मैं ये रिएक्शन दे रही हूं, हाँ,
आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाना। ये रिएक्शन है रे मेरे बेटा, मैंने ऐसे लिख दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैं कह रहा हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, तो लिख क्यों नहीं रहा है? तो कैसे लिखेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन का 3 है, बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट अमोनिया दिया है इसमें। ओ बहुत बढ़िया, स्टोइशियोमेट्रिक। ले, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की होनी चाहिए। ओ बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, सुने सुने सुने। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाएंगे अब। हाँ, सुनो सुनो, श्रेया जैन देख ले मेरे बेटा, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2SO3 गैस। बहुत बढ़िया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाओ मेरे बेटा मेरे को। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अलविरा जी पूछ रही हैं, सर क्या डेली आपकी क्लास रहेगी सुबह? नहीं मेरी बेटा, डेली नहीं होएगी, मतलब डेली मेरी अपनी टाइम पे होएगी, 1:15 पे। आज क्या था, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, हमारे आयुध सर के कुछ घर पे कुछ इश्यू था, तो इस वजह से सर ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरी ले लो, मैं आपकी ले लूंगा। तो मैंने सर की क्लास ले ली है, सर मेरी क्लास ले लेंगे बेटा, ठीक है? तो बाकी नॉर्मल डेज में तो अपने अपने उस पे होगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन SO3 इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन SO2 का पावर स्क्वायर हो जाएगा O2 की और ध्यान रखना इसका पावर तो 1 ही रहेगा। हाँ, और ध्यान रखना ये सारी कंसंट्रेशन किस समय की हैं? कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पे याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो जाते हैं और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा, मैं इसको आपको एक धांसू क्वेश्चन दे दूं, बोल, जेई में आया हुआ क्वेश्चन दे दूं, बोल, इसी के ऊपर देख। अब इक्विलिब्रियम पे कितने सारे क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, मजा आ जाएगा। विधान रोड़ा। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, सुनो सुनो सुनो। हाँ शिवम यादव, मैंने उसका जवाब दे दिया था मेरे बेटा। हाँ सुनो, अब क्वेश्चन करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। इस क्वेश्चन का जो बच्चा आंसर करेगा उसको स्वर्ग की अनुभूति होगी और उसको ऐसा प्रतीत होगा कि वो स्वर्ग वाले एम्स में जा रहा है। तो चलो अब दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा, ठीक है? क्वेश्चन ये है, फॉर अ रिएक्शन, बहुत ध्यान से देखियो, एक रिएक्शन है 2A गिविंग 2A इन इक्विलिब्रियम विद B। ओके सर, इसके लिए कुछ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व दिया हुआ है। ओके सर, बहुत ध्यान से सोच के करियो, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर वर्सेस टाइम। ओके सर, और ग्राफ कुछ इस भांति है। ओके ओके, ए की कंसंट्रेशन तो घटेगी और बी की कुछ इस प्रकार दे रखी है। ओके सर, और कुछ ऐसा ऐसा दे रखा है, सोच के बताइयो बिल्कुल। इसके बाद ए चेंज होना बंद हो गया, ये 0.1 मोलर, ये मान ले 3 मोलर। ओके, ये 0.4 मोलर। ओके, ऐसे दे रखा है। अब कह रहा है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता। देख, बिल्कुल आत्मा में घुस जाएगी एक एक चीज इसको करने के बाद। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का इस डाटा के आधार पे
आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। ए ऑप्शन मेरे पगलू, ए ऑप्शन 0.16, बी 1.6। अरे बोल दे। हाँ, सी 16 और डी है नन। कम ऑन, आपको सोच के बताना है मेरे बच्चे, ईमानदारी से बता दे। इस डाटा के आपको पता है इक्विलिब्रियम पर रेट बराबर हो जाते हैं, कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रिया है। सोच के बोलियो, चैट बंद कर रहा हूं, करने के लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। कम ऑन। एक बच्चा है लेबानवार, लाइबा अनवर, हाँ, और कह रहा है ये छुट्टी सर। देख बेटा, छुट्टी के चक्कर में रहेगा ना, वो भी इतनी सुंदर क्लास में, तो मेरे बेटा जो पढ़ाई है ना वो आपकी छुट्टी कर देगी मेरे अनवर। तो मत बोल मेरे बेटा छुट्टी। क्या होती है छुट्टी? तूने पूरा साल ड्रॉप किया है ना मेरे बेटा, छुट्टी के लिए किया है। और वैसे भी शेड्यूल टाइम इस क्लास का 10:45 तक होता है, 10:50, और 11 बजे तक भी टीचर इसको एक्सटेंड करते हैं जनरली। ठीक है ना? तो करना छुट्टी। चलो वो छोड़ो, नहीं, शेड्यूल टाइम तो इसका साढ़े पता ही नहीं लगता टाइम का, ऐसा लग रहा है अभी तो क्लास शुरू करी है पगलू। चलो अब दिल थाम के बैठना, कैसे करना है मैं अब दे देता हूं पोल। आपने कर लिया होगा, अब समझो कैसे करना है, मैं कराता हूं। भाई पहले कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो इसका, तो पहले एक्सप्रेशन लिख, कैसे लिखेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका 1 था, इसका 2 था, तो ले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये हो गया, बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बाय ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। ध्यान रखना ये कंसंट्रेशन जो होती हैं ये इक्विलिब्रियम के समय की होती हैं। अब मुझे बस अगर बी और ए की इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन आ जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। अब तेरे को पता है, ध्यान से सुन, इक्विलिब्रियम पे आके कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है, रेट बराबर हो जाते हैं और कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। ये ग्राफ तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। तो देख कहां पे आके कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई है। अगर तू बहुत ध्यान से देखे 0.3 के बाद भी देख कंसंट्रेशन बी की बढ़ रही है, ए की घट रही है, तो यहां तो इक्विलिब्रियम नहीं आया। बट तू देख अगर ध्यान से, ए 0.1 मोलर के बाद फिर ए चेंज नहीं हो रहा है। हाँ सर कांस्टेंट हो गई है ए की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर के बाद, तो ए की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है का स्क्वायर कर। बी की कंसंट्रेशन देख 0.4 के बाद बी की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही है। हाँ सर हाँ, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम पर बी की 0.4 मोलर हो गई होगी, क्योंकि 0.4 मोलर के बाद बी चेंज नहीं हो रहा है। तो ले आहा, तो ले मेरे बाबू रे, हाँ तो ये हो गया, ये कितना 0.4, नीचे में 0.1 का स्क्वायर 0.01। अले वाह, तो ले देख डेसिमल हटाया तो इधर 10 आ गया, इधर से डेसिमल हटाया तो 100 आ गया, कि 2 होते। ले मेरे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 40 आएगा। राइट आंसर मस्ट बी डी। और झूठ ना बोल, 67% ने सही कर दिया। गौरव चौधरी, कैरोसिन, रिद्धिम, योशा बंटा गौड़ा, साक्षी बिरादर, डॉक्टर छपरी इज बैक अगेन, सार्थक घराटे, तलहा शेख, श्रीकांत कोंगारा एंड शिवांश। सच्ची बोलो अगर समझ में आया, सारे बच्चे मुस्कुरा के दिखा दो मुझे। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? और झूठ ना बोल, आ गया ना परफेक्टली। अरे जबरदस्त मेरे शेरा, दिल खुश कर दीता मेरा बेटा। आसान था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेगा? प्रोडक्ट की वो तो एक्सप्रेशन रिएक्शन को देखते ही लिख देगा। तो बस बी और ए की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है। इक्विलिब्रियम पे कौन सी कंसंट्रेशन होगी, कैसे पता लगे? हमें पता है इक्विलिब्रियम पे आके कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो जाती है। तो हम देख रहे हैं ए की 0.1 मोलर के बाद चेंज नहीं हो रही, बी की 0.4 मोलर के बाद चेंज नहीं हो रही। इक्विलिब्रियम पे आके कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद, तो इक्विलिब्रियम पर ए की इतनी रही होगी,
बी की इतनी रही होगी, बस पुट कर दिया, आस हो गया पगलू। और जबरदस्त, शाबाश मेरा बेटा, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। चलो अब एक अगला क्वेश्चन मेरा बच्चा करेगा, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना है। समय क्या हो गया, ओहो 10:40 हो गए। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, है ना, क्योंकि फिर आपकी अगली क्लास भी स्टार्ट होने वाली होगी, 10:45 से हो जाती है शायद, है ना। तो होमवर्क में मेरे बेटा क्या करना है, आज मैंने एक डीपीपी दिया है ना, हाँ इसका डीपीपी 1 तो है ना आया, चढ़ जाएगा अभी, तो जितने भी हो उतने कर लेना, अगर जो ना हो समझ जाना वो अगली क्लास में होगा, जितने भी हो कर लेना। ओके मेरे सर जी, ठीक है, अगर कोई ना हो डीपीपी 1 में समझ जाना वो अगली क्लास में होएगा मेरे बेटा, हाँ ठीक है। तो आई होप मेरे बेटा जी को आज की पूरी क्लास आत्मा में समा गई। देख इक्विलिब्रियम में बता रहा हूं तेरे को अपने जीवन का सबसे आसान टॉपिक लगने वाला है, बस तू मेरे साथ मेरे बच्चे बना रही हो, अच्छे से पढ़ता रही हो, देख तू कर लेगा मेरे बेटा, तू एक एक क्वेश्चन फोड़ेगा मेरे बेटा इसका, ठीक है। तो अब सब लोग बहुत 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 ईमानदारी से देखना क्या कह रहा है मेरा बेटा। ओके 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 चलो, अच्छा इसमें टाइमिंग ये अलग है क्या, यकीन 1 में तो वो 10:45 से दूसरी होती थी, इसमें अलग है क्या टाइमिंग? मेरे को यकीन 1 वाला, क्यों यकीन 1 में मेरी 8:45 से होती थी, 8:45 से मतलब 10:45 मैक्सिमम था हम खींच सके, 10:45 से दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती थी। चल ठीक है अब हटा दिया, बाकी अगले क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल टेंशन मत ले, हर वैरायटी तेरी अपने से होगी। तो अच्छे से मेरे बेटा पढ़ो, मेहनत करो, है ना, और केमिस्ट्री को प्यार करो, अपने डीवी ब्रो को ऐसे ही करते रहो, भर भर के 5 स्टार देते रहो मेरे मेहनत करो यार, देखो अल्टीमेट पर्पज मेरे बच्चे वही है कि आप लोग डॉक्टर बन जाओ, इस हर चीज का पर्पज वही है बेटा, ठीक है ना। तो मेहनत में कमी मत छोड़ना मेरे बेटा, आप में पूरा दम है, आप जैसे ही बच्चे बनते हैं। अगर आप में से किसी के ना कुछ नहीं आता, बेसिक भी नहीं पता, तब भी टेंशन मत ले, तू ईमानदारी से शुरुआत से सारे लेक्चर कर, तू फोड़ लेगा। और मैं बता रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में 100% स्कोर करते हैं मेरे मोस्ट ऑफ द बच्चे, तो आप लोग करोगे, ठीक है मेरा बेटा। तो बहुत बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, और सब आ रहा है आपको, हर की चीज समझ में आएगी, ठीक है मेरा बेटा। चलो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, खूब अच्छे से पढ़ो, बिंदास रहो, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाओ, पढ़ाई से प्यार करो बस, तो देख अपने आप पढ़ाई बोझल नहीं लगेगी आपको, है ना, मजा आएगा फिर पढ़ाई में, ठीक है। चलो मिलते हैं, और हाँ आज शाम तक या कल तक आपको थर्मो के भी सारे डीपीपी सॉल्यूशन चढ़ जाएंगे, जो 2-3 बचे हुए हैं, ठीक है ना, बाकी तो दे ही चुका हूं मैं मेजोरिटी, तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है मेरे बेटा। हाँ क्यों वो 1.6 क्यों बोल रहा है भाई वो बच्चा? नहीं बेटा b का पावर 1 है ना, तो b का स्क्वायर थोड़ी होगा, तो b 0.4 है, a है 0.1 तो उसका स्क्वायर, हाँ तो ये आएगा पगलू कहीं का, ठीक है। डाटा चेंज है ये, यकीन 1 वाले बैच का डाटा देख के बोल रहा होगा तो चलो इसी के साथ आज की सवाल समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।